yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying. मैं अपनी पुरानी बूढ़ियों से सुना करती थी कि इन 7 किस्म के मर्दों से कभी शादी मत करना, मगर मैं क्या जानती थी कि मेरी ज़िंदगी एक कहानी बनकर रह जाएगी और मेरा पाला मुख्तलिफ किस्म के मर्दों से पड़ेगा। मगर मैं शर्तिया कहती हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी से कुछ हासिल हो ना हो, मेरी कहानी जो भी औरत सुनेगी वो ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाएगी। मर्दों को पहचानने और उनके मुताल्लिक फ़ैसला करने के बारे में आपकी राय में पुख्तगी ज़रूर आएगी। चलिए मेरी कहानी सुनिए। मेरा नाम समीना है। मैंने एक गांव में आंख खोली थी। यहाँ पर औरतों को मर्दों की बराबरी करने का कोई हक नहीं था। मेरी भी जब शादी हुई तो मुझसे पूछा नहीं गया, ना ही मुझे किसी ने हक दिया कि अपनी पसंद का इजहार करूं। मेरी शादी जिस शख्स से हुई थी वो इंतहाई शकी मिजाज मशहूर था। मेरी माँ को सभी ने समझाया कि यहाँ रिश्ता करने से पहले एक बार सोच ले। एक तो गांव में मर्दों की आजारादारी वैसे ही बहुत, और फिर मर्द शक्की हो तो ज़िंदगी जहन्नुम होकर रह जाती है। मगर मेरी माँ इन फ़लसफ़ियाना बातों पर यकीन नहीं रखती थी। इन्होंने मेरी शादी असफंदयार अली ख़ान से कर दी। असफंदयार अली ख़ान के पास ज़मीनें थीं, माल मवेशी भी इतने ज़्यादा थे कि घर का गुजर बसर अच्छे तरीके से होता था। उसका घराना किसी बड़े ज़िम्मेदार से कम नहीं था। घर की शान ऐसी थी कि औरतें उसकी आरज़ू किया करती थीं। मगर जब मेरी उससे शादी हुई तो मैंने अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर नहीं किया, क्योंकि मैं उसकी शकी तबीयत से बहुत डरती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई, मैं ब्याह कर उसके घर आई तो मुझे असफंदयार अली ख़ान में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। वो मुझे बहुत प्यार करता था, दिन रात मेरे चाव करता। कुछ दिन तो मैं भी मोहब्बत की बारिश में भीगती रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि असफंदयार अली, जिसे मैं दिल का मासूम और भोला समझती हूँ, वो मेरी चुपके चुपके निगरानी करता है। वो जानता है कि मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ, किससे मिलती हूँ और क्या करती हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद असफंदयार अली की नज़र अपने घर पर ना गई। उसकी बहन की हरकत जितनी मशकूक थी वो मैं ही जानती थी, मगर उसे अपनी बीवी पर शक करने से फुर्सत होती तो अपने घर के मामलात की खबर लेता। मेरी नंद एक जवान साल खूबसूरत लड़की थी। इसके कई रिश्ते आते थे, लेकिन ख़ानदानी दुश्मनियाँ और गांव के दीगर हालात की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी। 19 साल की उम्र में वहाँ की लड़कियों का ब्याह हो जाता है, लेकिन मेरी नंद अभी तक कंवारी थी। मगर उसके तेवर कंवारी औरतों जैसे हरगिज़ नहीं थे। वो तो काफ़ी रंगीन मिजाज की थी। कई बार मैंने उसके मुंह से ऐसी वाहियात बातें सुनी कि शादीशुदा होकर मेरी हिम्मत न पड़ती थी ऐसी बातें करने को। मगर वो मुंह फाड़कर ऐसे कहती जैसे इसे कोई फ़र्क ही न पड़ता हो। शर्मो हया औरत की तबीयत का खासा होती है, लेकिन सकीना इन खुसूसियात से खाली थी। कुछ दिनों से मुझे लगने लगा था कि सकीना तब्दील होने लगी है। दोपहर के 1 बजते ही जब उसका भाई घर आकर आराम करता तो वो इधर उधर निकल पड़ती। पहले तो मैंने उसका बचपना समझा, लेकिन फिर 19 साल की लड़की यूं घर से बाहर गायब रहे तो उसे बचपना नहीं कहा जा सकता। मैंने उसका पीछा शुरू कर दिया कि सकीना कहाँ जाती है। एक दिन तो मारे लिहाज के वो ना निकली, लेकिन जब उसे लगा कि भाभी की नज़रें मुझ पर से हटने वाली नहीं तो उसने भी बेबाकी की चादर ओढ़ी और खुल्लम खुला घर से निकलने लगी। उस वक्त उसका भाई अपने कमरे में होता था, इस हिसाब से मुझे भी कम ही निकलने का मौका मिलता। लेकिन एक दिन हिम्मत करके असफंदयार अली सो गया तो मैं कमरे से बाहर निकली। मेरी नंद उसी वक्त घर से निकली थी। मैंने बड़ी सी चादर में खुद को घेरा और उसके पीछे पीछे चली गई। मैंने देखा उसके कदम काली पहाड़ी की तरफ थे। उसके पीछे पीछे मैं थी। वो आगे आगे जा रही थी। उसे खबर न थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। भरी दोपहर में मुझे पसीना आ चुका था। मेरी चादर भीग गई थी, लेकिन मैं सच की तलाश में थी। बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो काली घाटी से दूसरी तरफ जंगलों की ओर मुड़ गई। वहाँ जाकर सरगोशियाँ सुनी तो यकीन आया कि वाकई जो मैंने सोचा था वो सच था। वो अपने किसी आशना से मिल रही थी। ये देखकर मेरे तो पांव तले से ज़मीन निकल गई। फिर उनकी शोर की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। मुझसे रहा न गया तो मैं आगे जाकर देखने लगी। वो लड़का जो हमारे गांव की ही एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, हमारा दूर पार का रिश्तेदार अली शेर था। अली शेर और मेरी नंद सकीना तन्हाई में एक दूसरे से मिल रहे थे। तन्हाई में तीसरा शैतान ही होता है। अली शेर पर शैतान सवार हो गया।
جب اس نے سکینہ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ چلا اٹھی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں آگے بڑھ کر معاملے کو رفع دفع کرنے لگی کہ مجھے اپنے عقب سے کسی کی روبدار آواز آئی۔ میں یہ آواز کیسے بھول سکتی تھی؟ سکینہ تو موقع پر بھاگ گئی، میں دھر لی گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر اسفندیار علی خان تھا، جو شاید گھر سے نکلنے کے بعد سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سکینہ راستوں سے واقف تھی، وہ تو یہاں آتی جاتی رہتی تھی۔ شاید وہ دوبارہ ایک راستے کا استعمال نہیں کرتی تھی، کسی دوسرے راستے سے گھر بھاگ گئی ہوگی۔ میری شامت آ گئی۔ اسفندیار علی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی اور علی شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں تو اس سب سے سناٹے میں آ گئی تھی۔ گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی۔ اسفندیار علی خان کے دوستوں کو بھی پتہ چلا تو انہوں نے میرے کردار پر تھو تھو کی۔ انہوں نے مجھے کسی سے ملتے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن اسفندیار علی خان کے کہنے پر وہ بھی اس واقعے کے عینی شاہدین بن گئے، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہاں اسفندیار علی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ میری شادی وٹے سٹے کے تحت ہوئی تھی۔ میری نند، جو کہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی، میرے بھائی کے گھر بیاہی گئی تھی۔ میں روتی پیٹی جب گھر پہنچی تو میرے بھائی بھی غیرت میں آ گئے۔ انہوں نے بھی کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری بھابھی کو طلاق دے دی۔ یوں ایک ہی دن میں 2 گھر اجڑ گئے۔ 2 گھروں کی عورتیں طلاق یافتہ ہو گئیں تو پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ ہر کوئی اس بات پر حیران تھا کہ آخر یہ واقعہ ہوا کس طرح۔ بالآخر پنچایت بیٹھی، سب اس مسئلے پر غور کرنے لگے۔ ہونا کیا تھا، بات میرے کردار پر آ کر رکی، حالانکہ میں اپنی نند کے پیچھے وہاں گئی تھی اور اس کا کوئی نام ہی نہ لے رہا تھا۔ اس بات سے میں شدید مایوس ہوئی، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ پنچایتیں ثبوت اور قانون کب دیکھتی ہیں؟ وہ تو صرف مرد کی زبانی سنتی ہیں اور اسی کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں۔ اس سب واقعے کا قصوروار مجھے ٹھہرایا گیا۔ سزا یہ طے ہوئی کہ میری شادی علی شیر کے چھوٹے بھائی سے کر دی جائے گی۔ علی شیر، جسے میں جانتی تک نہ تھی، اور اس کا چھوٹا بھائی، جو پورے گاؤں میں بزدل مشہور تھا، جن کو کوئی رشتہ تک نہ دیتا تھا کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت ہی نہ کر سکتے تھے۔ میری شادی اس سے طے کی جا رہی تھی۔ مجھے اپنا شوہر بے حد عزیز تھا، جیسا بھی تھا جیدار اور بہادر تھا۔ ایک کمزور شخصیت والے مرد کی بیوی بننا میرے لیے توہین کا باعث تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ قدرت کے فیصلوں کے آگے مجھے سر جھکانا پڑا۔ پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر گاؤں کی ایک روایت نہ توڑ سکی تو دوسری وفا کی روایت ضرور توڑ دوں گی۔ میں علی شیر کے بھائی کے ساتھ خوش رہوں گی۔ میری شادی ہو کر آئی تو علی شیر کا بھائی عدنان کافی زیادہ خوش دکھائی دیا، شاید اس لیے کہ گاؤں میں انہیں اور کوئی رشتہ نہ دیتا تھا۔ میں تو اسے اتفاق سے مل گئی تھی، یوں کہہ لیں کہ اس کی قسمت میں لکھی گئی تھی۔ عدنان بھی بڑا خوش ہوتا کیونکہ اسے بیٹھے بٹھائے بنا کسی زیور کپڑے کے ایک خوبصورت اور حسین بیوی جو مل گئی تھی۔ خیر، میں اس کی سنگت میں خوش رہنے لگی۔ جیسا بھی تھا وہ شکی نہیں تھا، مجھے اپنی باتوں سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ تب میں نے بھی خوش رہنا شروع کر دیا۔ عورت کا کیا ہے، خوشی اور آنسو شوہر کے رویے کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اس سب کا غم میرے شوہر کو بھولا نہیں تھا۔ ویسے بھی ہمارے مردوں کی فطرت ہے کہ چھوڑی ہوئی عورت کو وہ خوش نہیں رہنے دیتے۔ جب کچھ لوگوں کے ذریعے اسفندیار تک یہ اطلاع پہنچی کہ تمہاری پہلی بیوی تو دوسرے شوہر کے ساتھ بڑی خوش ہے، تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے مجھے برباد کرنے کی ٹھانی، حالانکہ میں نے اس سے کوئی گلہ تک نہ کیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں مکمل طور پر مگن ہو گئی تھی، مگر اسفندیار کو کون سمجھاتا؟ اس نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک دن میں اپنی امی کے گھر سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں کسی نے میرے منہ پر کالا کپڑا ڈال دیا۔ میں موقع پر کچھ کہنے نہ پائی، میری چیخیں میرے اندر ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ پھر نہ جانے مجھے کہاں لے جایا گیا۔ مجھے اپنے بزدل شوہر پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، جسے میری پرواہ نہ تھی کہ میں کہاں جاتی ہوں، کیسے واپس آتی ہوں۔ شاید وہ اس بات سے بھی ڈرتا تھا کہ کہیں میرا پہلا شوہر اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ خیر، مجھے یہاں تک تو اندازہ تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر اتنا بزدل نکلے گا کہ اسفندیار علی کے ڈرانے دھمکانے پر مجھے طلاق بھی دے ڈالے گا۔ مجھے تاریخ سے کمرے میں پہنچایا گیا۔ معلوم ہوا کہ اسفندیار علی خان کی چلی ہوئی چال کامیاب ہو گئی۔ میرے پہلے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ بات میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنا کمظرف اور بزدل نکلے گا۔ مجھے جس کمرے میں باندھا گیا تھا وہ گاؤں سے کہیں باہر واقع تھا،
क्योंकि काफ़ी घंटे के सफ़र के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे थे। मुझे इस कमरे में बंद हुए 3 से 4 घंटे हो गए थे। किसी ने पानी तक का ना पूछा था। मैं जान गई थी कि ये हरकत किसकी है। और फिर वही हुआ। मेरा शक उस वक्त यकीन में बदला जब दरवाज़ा खुला और मेरा पहला शौहर असफंदयार अली ख़ान कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नखुवत के तासुरात थे। मैं तो पहले ही जानता था तू बेवफा है। तूने जानबूझकर मुझसे तलाक ली ना, बदबख्त औरत। वो मुझ पर चिल्लाने लगा। उसकी बात पर मैं खामोश रही। जब तुम मुझे तलाक दे ही चुके हो तो फिर तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझसे ये सवाल पूछो। मेरी इस बात पर शायद असफंदयार अली की अना को ठेस पहुंची। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे बगैर तुम खुश कैसे रहती हो। तुम्हें सारी जिंदगी तड़पाऊंगा। तुम्हें कमरे से निकलने नहीं दूंगा। तूने मेरे साथ बेवफाई की। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। वो ये कहता बुड़बुड़ाता कमरे से बाहर चला गया। मैं अपने नसीब पर रोने लगी। असफंदयार के सामने मैं बहुत बहादुर थी, लेकिन ये मैं ही जानती थी कि मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। मुझे अपने शौहर की रह रहकर याद आ रही थी। मैं उन दिनों को याद कर रही थी जब मैं बहुत खुश थी। न जाने मेरी तकदीर में क्या लिखा था। यहाँ रहते हुए मुझे 1 हफ्ता गुजर गया। असफंदयार आता, मुझे डराता धमकाता और चला जाता। मैं कुछ भी ना कर पाती। इस घुटनज़दा कमरे में अब मेरी जिंदगी किसी कैद की मानद गुजर रही थी। असफंदयार शायद मेरी इद्दत के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे जिस घर में ठहराया था वो उसका नहीं, उसके इंतहाई वफादार मुलाजिम करमू का था। करमू एक 40 साला शख्स था। उसने हमेशा से असफंदयार अली की वफादारी की थी। मेरे खिलाफ गवाही में भी वो पेश था, क्योंकि वो मेरे शौहर का बेदाम गुलाम था। उसकी जिंदगी में और कुछ न था सिवाय मेरे शौहर की नौकरी करने के। असफंदयार ने मुझे करमू के घर भी इसीलिए रखा था ताकि गांव वालों को शक न हो कि मुझे भगाकर कहाँ ले जाया गया है। खैर से अली शेर का भाई तो इतना कमसर्फ और बुज़दिल निकला कि चुप होकर बैठ गया। उसने किसी से इस बात का जिक्र तक न किया कि उसकी बीवी रातों रात कहाँ गई। लोग उसे बेगैरती का ताना भी देते होंगे तो वो चुप रह जाता होगा, क्योंकि मैं जानती थी वो मेरे लिए कभी दुनिया से लड़ नहीं सकता। यहाँ रह रहकर मैं सोचने लगी कि अब इस कैद से कैसे निकलना है। असफंदयार अली की ज़िंदगी में दोबारा शामिल होकर मैं उसे जहन्नुम नहीं बनाना चाहती थी। तब मुझे और कुछ न सूझा। एक दिन करमू मुझे खाना देने आया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बात सुन करमू, खुदा के लिए हिम्मत कर। तो क्यों इतना असफंदयार अली से डरता है? मैंने उसके अंदर के अनापरस्त मत को जगाने की कोशिश की। तू मेरी मान, मुझसे शादी कर ले। मैं सारी ज़िंदगी तेरी गुलामी करूँगी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू कंगला है, दौलत नहीं है तेरे पास, लेकिन मैं तुझे अपने दिल का राजा बनाऊंगी। जज्बाती लम्हात में मैं उससे कई वादे कर गई। वो बूढ़ा कंगाल शख्स था। उसे और क्या चाहिए था? जिंदगी से भरपूर खूबसूरत औरत उसे अपना शौहर बनने की ऑफर कर रही थी। उसने मुझसे हामी भर ली कि वो मुझे यहाँ से आज़ाद करने में मेरी मदद कर सकता है, लेकिन आगे स्टेशन तक पहुँचना मेरी जिम्मेदारी होगी। फिर वो मुझे अपने आबाही घर ले जाएगा। बूढ़ा करमू जल्दी ही मान गया। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि अब मुझे असफंदयार अली की कैद से निजात मिल जाएगी। मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी और कभी किसी के सामने मोहताज न रहूंगी। मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। करमू मुझे भगाकर अपने घर ले गया। मेरी इद्दत ख़त्म हुई तो उसने मुझसे निकाह भी कर लिया, लेकिन ज़िंदगी का असल मकसद मुझे यहाँ आकर समझ में आया था। करमू की कंगाली पहले तो मुझे ना कुछ नज़र आई, लेकिन यहाँ आकर जब भाव ताव मालूम हुए तो एहसास हुआ कि कितनी बड़ी गलती कर दी। करमू तो एक हारे हुए हौसले का आदमी था। उसने मुझसे साफ कह दिया कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कमा सकता। उसने सारी ज़िंदगी सिर्फ अपने मालिक की खिदमत की है, अब भी वही करता रहेगा। अगर मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ तो मेहनत मजदूरी कर लूँ। उसने ये तक कह दिया कि उसने सिर्फ मेरी मदद की थी, उसके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात न थे। इस बात ने मुझे बहुत दुखी कर दिया। आखिर मुझ में कमी ही क्या थी कि वो मुझसे इतना बेजार हो गया। जल्द ही मुझे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी घसीटने के लिए लोगों के घरों में काम करना पड़ा, लेकिन गांव के घरों में काम करके मुझे इतनी उजरत न मिलती कि मैं 2 वक्त की रोटी आराम से खा सकती। करमू अक्सर बीमार रहता और ज़्यादातर असफंदयार अली ख़ान के ठिकाने पर ही रहता। उसकी ये आदत मुझे हरगिज़ पसंद न थी, लेकिन क्या करती। मैंने खुद ही तो दावा किया था कि उसकी दौलत के बिना उससे शादी करूंगी।
अब जिंदगी की चक्की में बुरी तरह पिस रही थी। गांव के छोटे छोटे घरों में काम करके, मेहनत मजदूरी करके भी जब पैसे पूरे न होते तो मैंने एक दिन हवेली जाने का सोचा। जिम्मेदार साहब की हवेली में ईदी वगैरह और खैरात भी मिल जाती थी। मैंने वहां नौकरी का फैसला किया तो जिंदगी में कुछ तब्दीलियां आने लगीं। हशमतुल्लाह चौधरी की हवेली में मुलाजिमों के साथ अच्छा सलूक किया जाता था, लेकिन हशमतुल्लाह के बारे में मशहूर था कि वो किरदार का अच्छा नहीं है। खैर, मुझे इससे क्या गर्ज, मैं तो सिर्फ उसके लिए एक मामूली सी खादमा थी। लेकिन एक दिन अंदाज़ा हुआ कि ये बात इतनी मामूली न थी जितना मैंने समझ ली। हशमतुल्लाह के लोग आसपास फैले हुए थे। उनकी नज़रें गांव की हर औरत पर होती थीं। वो औरतों की खरीदो फरोख्त का काम करते थे। ये सब मुझे हवेली की एक खादिमा के ज़रिए पता चला, लेकिन यहाँ आकर ज़िंदगी खुशगवार हो गई थी, यही बहुत था। पर मुझे अपने शौहर की तरफ से मुस्तकिल परेशानी रहती थी। एक दिन मैं यूं ही परेशान बैठी थी कि हवेली में एक लड़के को काम करते हुए देखा। ये माली लग रहा था, लेकिन इसके ठाट बाट ऐसे थे कि सुलझे हुए ख़ानदान का मालूम होता था। इसने मुझे परेशान रोते हुए देखा तो मेरे पास आकर मुझे तसल्ली देने लगा। उसकी बातें इतनी हसीन थीं कि मैं 2 लम्हों में उसकी दीवानी हो गई। कहने लगा, तू इतनी खूबसूरत है, तेरा शौहर बूढ़ा है, मर्द के पास उसका पैसा ना हो और औरत की जवानी ना हो तो उसे किसी की तवज्जो और मोहब्बत नहीं मिलती। तेरा शौहर 6-7 साल बाद इस दुनिया से चला जाएगा, तू क्या करेगी? मैं हैरान हो गई कि इसे मेरी ज़िंदगी के हालात के बारे में कैसे पता। तब मालूम हुआ कि वो मुझे काफ़ी अरसे से चाहता है, मुझसे मोहब्बत करता है, इसीलिए मेरे बारे में खैर खबर रखता है। ये सुनकर मेरे दिल में मोहब्बत की कलियां फूटने लगीं। सोचा नहीं था कि अब भी किसी के चाहे जाने के काबिल रहूंगी, लेकिन उस शख्स की बातों ने मुझे हवाओं में उड़ने के लिए नए पर दे दिए। उसकी मोहब्बत में खोकर मैं अपनी ज़िंदगी का हर गम भूल गई। लेकिन सच बात तो ये थी कि मैंने कभी सोचा न था कि मुझे इतनी कदर करने वाला शख्स जीवन साथी के तौर पर मिलेगा। शिराजी की बातें भी शीरे की तरह मीठी थीं। मैं दिन ब दिन उसकी ज़िंदगी में शामिल होती चली गई। फिर एक दिन मुझसे उसने शादी की बात की। कहने लगा, जवान हो तो शादी कर लो। शादी के लिए उसने अपना नाम पेश किया तो मैं अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गई। मेरा शौहर भले बूढ़ा था, मगर मुझे बेवफाई का हक तो किसी ने ना दिया था। मैंने अपनी मर्जी के साथ उससे शादी की थी। इस नुक्ते पर बहुत गौर किया, लेकिन फिर अपनी खुशियां भी अजीज थीं। मैं कैसे एक बूढ़े बेजार शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करती। शिराजी मुझे निहायत ही माकूल शख्स लगा। बिलाखिर मैंने उससे शादी का वादा कर लिया, लेकिन इससे पहले मैंने अपने शौहर से तलाक ले ली। मैंने अपनी तरफ से ऐसी बातें फैलाई कि कर्मों का मेरे साथ रहना मुश्किल हो गया। वो भी मुझसे अलग हुआ तो जिंदगी में मैं आज़ाद हो गई। पाँव में अब कोई जंजीर न थी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ शिराजी के बारे में सोचती थी। बस मैं अपनी इद्दत के दिन पूरे कर रही थी। मैं जानती थी कि इद्दत के बाद शिराजी मुझे अपनाने में 1 मिनट नहीं लगाएगा, लेकिन उससे पहले शिराजी के बारे में मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। लम्हों में सारा भरम टूट गया। हवेली में काम करने वाली रशीदा ने मुझे बताया कि शिराजी पहले से ही 3 बच्चों का बाप है। उसने तुमसे झूठ बोला है। वो सिर्फ और सिर्फ औरतों का कारोबार करता है। उन्हें उनके शौहरों से तलाक दिलवा कर जाके बाज़ारे हुस्न में बेच देता है। रशीदा की बातें मेरा दिल दहला गईं। मैं जानती नहीं थी कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो इस कदर ख़तरनाक निकलेगा, लेकिन अब सिवाय भरोसे या फिर सिवाय अपनी राहें जुदा करने के और कोई चारा नहीं था। मैं खुद को बेच तो नहीं सकती थी। तब मैंने फैसला किया कि खामोशी से अपनी राहें जुदा कर लूँ। मैंने अपनी उसी सहेली रज़िया की मिन्नतें की कि मुझे रुसवा होने से बचा ले। उसने कहा, तुम नेक लड़की लगती हो, तुम धोखे में आने से बच गई हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरा भाई एक ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता है जो नेक सीरत हो, अपने दिल में किसी और का ख्याल न रखती हो, सबसे बढ़कर ये कि पर्दे की पाबंद हो। रज़िया की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। इतनी जल्दी अगली शादी का कैसे सोच सकती थी। मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ था, लेकिन बहरहाल जिंदगी तो गुजारना ही थी। मर्द के सहारे के बिना औरत कटी पतंग की मानद होती है, जो जहाँ गिर जाए उसका मुकद्दर। लेकिन अब मैं ऐसा न करना चाहती थी। मैंने मुकम्मल दिलो जान के साथ रज़िया के फैसले का साथ दिया। उसे कह दिया कि तुम अपने भाई या रिश्तेदार जहाँ भी चाहो मेरी शादी कर दो,
بس مجھے اس زندگی سے دور لے جاؤ جہاں مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑے۔ رضیہ کہنے لگی، میرا بھائی حافظ قرآن ہے، مسجد میں امامت کرتا ہے۔ یہ تو میرے شوہر کی وجہ سے میں گھروں میں کام کرتی ہوں، ورنہ وہ انتہائی غیرت مند ہے، وہ تمہیں ہمیشہ سکھی رہے گا۔ میں چاہتی ہوں تم اسی سے شادی کر لو۔ رضیہ کی بات پر میرا دل پھر سے مطمئن ہو گیا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ زندگی خوشیوں سے بھرنے لگی ہے۔ میری شادی عزیر سے راتوں رات ہوئی تھی۔ نکاح کے وقت میں بہت روئی، اللہ سے دعا کی کہ اب کسی آزمائش میں مت ڈالنا۔ میرا جس قسم کے لوگوں سے پالا پڑا تھا، اس کے بعد زندگی بے رنگ لگنے لگی تھی، لیکن یہ بارش شخص تھا، عورتوں کی عزت کرنے والا، اللہ کی راہ پر چلنے والا۔ تبھی میں نے حامی بھر لی۔ میں نے شادی کی حامی بھری تو عبداللہ نے مجھے دل سے قبول کیا۔ آج میں عبداللہ کے ساتھ اپنی زندگی تو گزار رہی ہوں، مگر ہر دم دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے ماضی کے بارے میں عبداللہ کو پتہ چل گیا تو میرا کیا حشر ہوگا، وہ مجھے کس نظر سے دیکھے گا۔ آپ کو لگتا ہے مجھے عبداللہ کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہیے یا پھر کسی حادثے یا کسی معجزے کا انتظار کرنا چاہیے؟ میں سمجھ نہیں پاتی کہ اپنے شوہر سے سچ بولوں یا جھوٹ بولوں۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔